हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। अभी तक एक वीडियो हमारा आया है, ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा है। फॉरेन ट्रेड इज़ क्वाइट रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम पढ़ चुके हैं कि हम नेट एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट के, और इम्पोर्टर थे फिनिश गुड्स के। मतलब ब्रिटिशर्स हमारे जो रॉ मटेरियल होता है लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सब लेके जाते थे सस्ते में, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्री था, राइट। और इसके बाद वहाँ ले जा कर के इनको बनाते थे और उन्हें ही ज़्यादा प्राइसेस में यहाँ बेचते थे। तो इस वजह से सारा का सारा कंट्रोल जो था ब्रिटिशर्स का था। देन मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियन फॉरेन ट्रेड। आपका 50% ट्रेड जो था वो ब्रिटेन से होता था। इसके अलावा अगर इंडिया किसी और को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करता भी था तो उसके ऊपर हैवी टैक्स ड्यूटीज चार्ज कराई जाती थी। देन सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। अगर हम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चेक करें, मतलब देखें कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया या इम्पोर्ट, तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ऑन पेपर्स इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी फॉरेन रिजर्व हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, बट ये सिर्फ ऑन पेपर्स था। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के फ़ायदे में था। हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे बट एक तरीके से क्वाइट फ्री या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका था फॉरेन ट्रेड। अब आपका है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बोथ रेट्स आर क्वाइट हाई, लाइक 48 और 40% पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। आपकी दोनों ही रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली जब बच्चे मर जाते हैं, बच्चा पैदा होने के एक साल के अंदर अंदर जब मर जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोर्टालिटी रेट, ये भी बहुत ज़्यादा हाई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे 32 मैक्सिमम एज मानी जाती थी, जो कि आज की तारीख में 70 ईयर्स है बिकॉज ऑफ हेल्थ फैक्टर्स। लिटरेसी रेट, सिर्फ 16% हमारी पॉपुलेशन थी जो हमारे लिटरेट थी या पढ़ सकती थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, इन 1921 द ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा क्यों कहा गया? 1991 से पहले population growth in India was near consistent. Size of population kept fluctuating, increasing in one census and decreasing the other. But after 1991, population in India recorded consistent rise. मतलब 1991 से पहले हमारी ग्रोथ रेट कभी कंसिस्टेंट थी नहीं, कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी। ठीक है, तो कुछ भी फिक्स है, कुछ भी सर्टेन नहीं था। पर 1991 के बाद हम लोगों ने कंसिस्टेंट राइज देखा, मतलब बढ़ता हुआ देखा है। एक अनुमान लगाया गया कि हाँ वो इंक्रीजिंग उसमें है, सर्टेन सिचुएशन में है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंटली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस पे बर्डन पड़ा, मतलब खर्चा ज़्यादा होने लगा। लोग ज़्यादा हैं, इनकम सोर्सेज कम है, तो ऑब्वियसली असिस्टिंग पॉपुलेशन के ऊपर और ज़्यादा क्या होने लगा, बर्डन आने लगा। व्हेन द मेंटेनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा था इसलिए खर्चा ज़्यादा हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अभी भी कम थे। ऐसा नहीं है कि लोगों के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स हमारे आज भी कम ही थे। हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से एक और फीचर सामने आया, दैट इज़ बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन। ये भी हमने पढ़ा कि क्या रीज़न था इंडियन इकनॉमी के पिछड़े हुए होने का। तो एक ये भी था कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं थी। However, the underlying fact is that till 1951, the rise in India's population was never alarming. It ranged between mild to modest. It was only from 1951 onwards the rise of population become explosive in nature. 1951 से पहले ऐसा नहीं था कि population बहुत ज़्यादा है, but 51 के बाद हमारी population बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक सीरियस चैलेंज के रूप में वो सामने आई। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबको पता है कि मैक्सिमम सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट था, दैट इज 72%, ऑलमोस्ट 73%। फिर हमारा आता था टर्शरी सेक्टर, दैट इज 17%। एंड फिर हमारा आता था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर आता है, एंड टर्शरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आती हैं। तो ये हमारा पार्ट था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे 73% की पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आपकी 10% की पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री थी ही नहीं। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ,
ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमीज आर इक्वल डेवलप्ड। ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे तीनों सेक्टर्स में इक्वली ग्रोथ हो या इक्वलेंट ग्रोथ हो, जबकि हमारे यहाँ पे इक्वलेंट ग्रोथ नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन था? बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी। हमारे पास इसमें से कोई भी सुविधा नहीं थी। ना ही हमारे पास सोशल चेंज था। सोशल चेंज मतलब एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज, इनमें भी हमारे पास क्या नहीं था? ग्रोथ नहीं थी। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने रेलवे का स्टार्टअप लिया था, लेकिन वो भी सिर्फ उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए उठाया। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो पॉइंट्स डिसाइड किए गए थे, पोर्ट डिसाइड किए गए थे, वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, वो भी सिर्फ उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए था, उसके लिए इंडियन को कोई बेनिफिट्स नहीं मिले। एंड रोड्स भी सिर्फ उसी एरिया की डेवलप की गई जहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी, जहाँ वो इजीली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा सके। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? फर्स्ट, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ऑब्वियसली हमारे फार्मर्स को उन लोगों ने फोर्स किया था, बट उससे एक इम्पैक्ट इसलिए ही पड़ा कि जब फोर्स कमर्शलाइजेशन होता है तो ज़्यादा आउटपुट होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, उसकी वजह से हमें सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ मिली। कंट्रोल ऑफ famines, rapid means of transport facilitate rapid movement of food grains to the famine affected areas। जब आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हुई तो इजीली आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते थे। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले हम लोग बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करते थे, ब्रिटेन में आने के बाद हमारे यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स के साथ काम करते करते इंडियंस को भी क्या होने लग गया? एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज ऑटोमेटिकली हो गई। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि इंडिपेंडेंस ईव के टाइम पे हमारी प्रोफाइल्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक स्टाइल या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या स्टेटस था, क्या अच्छा था और क्या ब्रिटिशर्स की वजह से हमें फ़ायदे हुए। नुकसान तो बहुत सारे हुए, बट फ़ायदे क्या हुए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस के लिए इनके मल्टीपल क्वेश्चन ज़रूर करना। जो प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।